हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो है वर्ल्ड क्लिनिकल ट्रायल डे। 20 मई के दिन ऑल ओवर वर्ल्ड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड क्लिनिकल ट्रायल डे। World Clinical Trial Day is celebrated in the fond memory of Sir James Lind, who is considered as father of clinical trials, who conducted world's first clinical trial. So it is a matter that we have to see that बहुत सारे ऐसे जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए पास्ट में, माइलस्टोन्स और जो चीजें होती रही, अनसेफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस concerning with past medical disasters, unsafe human experimentations and some accidental discovery. So the dimensions of the session, today's session, is particularly, every applied science of the disease, there is some reason for everything. Either it is food, life, drug, or any disaster. Okay. So whensoever we eat medicine, there is a systematic process behind it. जब भी हम दवाई खाते हैं तो एक छोटी सी दवाई, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप इत्यादि के पीछे एक छोटी सी स्टोरी होती है। उस स्टोरी को कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल। इस क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च के पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि हम पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में बैठे और पूरे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और इस आकाश गंगाओं में 9 ग्रह है जिनको हम जानते हैं और इस 9 ग्रह के अंदर हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और इस पृथ्वी ग्रह पे हम जिस देश के अंदर निवास कर रहे हैं उसका नाम है भारत। देयर आर 195 नेशंस वर्ल्ड वाइड, और जिसमें आज मैं यहाँ पंजाब में मोगा जिले में बैठ के जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ वो बातचीत कर रहा हूँ वर्ल्ड क्लिनिकल ट्रायल डे के ऊपर। तो होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में बहुत सारे डिजास्टर हुए और माइलस्टोन हुए। जैसे 500 बीसी में हिपोक्रेटिक ओथ, और 125 एडी में एविसेना ऑफ मेडिसिन, 1747 में 1747 सर जेम्स लिंड डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इन हिज फॉन्ड मेमोरी दिस वर्ल्ड क्लिनिकल ट्रायल डे सेलिब्रेटेड। इन 1800 अराइवल ऑफ प्लेसिबो, in 1887 National Institute of Health, in 1906 FDA Pure Food and Drug Act, in 1928 Sir Alexander Fleming discovery was there. So there were lot of milestones like 605 BC Book of Daniel, 50 BC Hippocratic Oath, and particularly Alexander Sir Fleming, which leads to a carelessness to the discovery. So in his laboratory, a petri dish covered with the mold, and the lab technician told. So it was the greatest discovery of the generation and the century. Then the Tuskegee syphilis studies from 1932 to 1972 went on. Elixir sulfonamide disaster 1937, World War II experiments called Nazis Meira 1939 to 1945, experimentations on twins 1941, freezing experiments, high altitude experiments, multi-center studies, human radiation experiments, Nuremberg Code 1947, Declaration of Helsinki 1964 during World Medical Health Assembly in Japan. Then comes the biggest medical disaster in the history in the 1957 to 62, the history of thalidomide disaster. And this thalidomide disaster, it was used by a pregnant and lactating woman for the removal of morning sickness. And when it was found in the study that around 10,000 to 20,000 newborn babies were born with the upper and the lower limbs were abnormal. It means जन्म के पश्चात में जो उनके हाथ और पैर थे, उनका जो आकार था, साइज था, वो abnormal था। तो इसे जो जन्म से संबंधित विकारों को फोकोमिलिया कहा गया और जो कंजाइनल एनोमली, बर्थ डिफेक्ट्स के ऊपर बात की गई। तो बहुत ही आप देखते हो कि अल्टर्ड हो जाती है क्वालिटी लाइफ। तो ये जो डिजास्टर था, सबसे पहले 1953 में स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी सीबा
ने इसको लॉन्च किया। 1956 में जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी थी कैमी गोरेंटेल। 1957 में अप्रूव्ड हो गई जर्मनी में एज अ ओटीसी, और अराउंड 40 देशों के अंदर जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर हुई। और फिर आप देखोगे कि 1960 से 62 के मध्य में ये फोकोमिला के केसेस डेवलप। इसके पीछे एक बहुत रोचक स्टोरी भी है कि ये जो थैलिडोमाइड दवाई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसको अप्रूवल नहीं होने दिया। उस समय वहां की जो यूएस एफडीए लेडीज ऑफिसर थी फ्रांसिस ओल्फेम कैल्से, इन्होंने ड्रग डिटेक्टिव के तौर पे काम किया, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या इट वाज अबाउट टू लॉन्च इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इट वाज नॉट लॉन्च्ड। सो उन्होंने बहुत सारे 10 से 25-30 हजार यूएस बेबीज की जान जो है उसको जोखिम में जाने से बचाया। सो इन्हें ड्रग डिटेक्टिव कहा गया। इसके बाद 1974 में द नेशनल रिसर्च एक्ट, एफडीए ब्यूरो एक्ट, 1979 द बेलमेंट रिपोर्ट, जहां 3 प्रिंसिपल काम करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर पर्संस, बेनिफियंस, जस्टिस। इसके बाद में स्मॉल पॉक्स को कंफर्म किया गया, इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस disaster from the world, called eradication of smallpox. In 1981 FDA regulations title 21, 1990 International Conference on Harmonization Guidelines ICH guidelines आई, 1991 the Common Rules, 1993 MedWatch, 1996 the World Health Organization Guidelines for Good Clinical Practices। वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट एम्बुलेंस, फर्स्ट ऑक्सीजन रिसक्सिएशन, फर्स्ट कैथेटर, पेप्स मेकर, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के फर्स्ट स्टेथोस्कोप, वर्ल्ड का फर्स्ट जो एम्बुलेंस आया, या ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वर्ल्ड का फर्स्ट पेस मेकर, ये ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें थी उस समय जो देखने में आई। असॉर्टेड आइज आ सकती थी। 1920 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसके अंदर आज आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो बहुत सारी ऐसी क्वारंटीन की फोटोज होती है। सो पास्ट में आपने देखा है कि ऐसे 100 से 150 अनसेफ, अनसिस्टमेटिक एंड आई वुड से दैट इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया जाता था, और जब ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया जाता था तो इसकी वजह से ये समस्याएं होना शुरू हुई। आज के समय में हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जेंटेक जो था, रेनिटिडीन के नाम से ये आता है और वर्ल्ड का टॉप बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक 2019 सितंबर मंथ के अंदर एक वार्निंग आई थी कि इसके अंदर एनडीए में होता है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, तो उसको यूएस एफडीए ने बैन कर दिया। और 10 दिन बाद सीडीएस को निर्माण भवन 23 सितंबर 2019 का एक लेटर आता है कि एनडीए में इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर, तो इसको भी बैन कर देना चाहिए। लेटर ऑन 2 महीने बाद एक यूएस एफडीए का प्रेस स्टेटमेंट आता है कि जो एक प्रोडक्ट है एनडीए में रेनिटिडीन के अंदर, ये उतने मात्रा में है जितना कि हमारे खाद्य पदार्थों में होता है या फूड में होता है, हेंस इट इज सेफ। तो उसके बाद इसको सेव कर दिया गया। आज की डेट में आप देखोगे हमारे यहाँ जो अस्पताल होते हैं वो सिस्टम्स के अनुसार होते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और पर्टिकुलरली यदि इनका नेचर देखें तो स्पेशलिटी के आधार पे भी होते हैं, जैसे पीडियाट्रिक है, जीडियाट्रिक है, अडल्ट के लिए है, गायनी है, स्किन एंड वीडी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, surgeon is over there. So you will see as per the specialty, as per the bed size, primary care, secondary care, tertiary care। 300 बेड का तो प्राइमरी केयर, और यदि 300 से 800 बेड का सेकेंडरी, 800 से 1500 बेड का है तो टर्शियरी केयर। तो बेड साइज, प्राइमरी, सेकेंडरी केयर, और इसके अलावा एनजीओज, रेड क्रॉस, डब्ल्यूएचओ, यू विल सी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स, स्पेशल हॉस्पिटल्स, अलाइड हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 7 स्टार हॉस्पिटल्स, एनएबीएच ऑपरेशंस हॉस्पिटल्स होते हैं। आज की डेट में एनएबीएच हॉस्पिटल्स का बहुत ज्यादा बोलबाला चल रहा है, जिसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस एंड देयर 5-10 एलिमेंट्स, 100 स्टैंडर्ड्स एंड 111 हो गए जो 10 चैप्टर्स। इन 10 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर होता है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर एक्ट, सेकंड होता है केयर ऑफ पेशेंट्स को, थर्ड होता है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस, मॉम। ये जो मॉम होता है, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। फिर पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन, पीआरई, 4th चैप्टर। 5th चैप्टर इज हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, आईईसी, इस तरीके से। सो यू विल सी देयर आर चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स आर अवेलेबल। आज की डेट में बहुत सारी दवाइयों को सेवन करते समय यू विल सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे काउंटरफिट मेडिसिन है, ये स्ट्रिप कटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है आज की डेट में, या लो स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
काउंटरफीट के ऐसे बहुत सारे आपको मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगी। रेमडेसिविर का इस समय देखने में आया है। एंड यू विल सी जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, in that particular aspect there are a number of case studies are available inside the market, and pedigree stuff is available if you go to RFID, foreign or barcode medication administration system are over there. You would be glad to know that one lady named Dora, and Dora is the lady from Nigeria, Dora Nikam Alunibli. She won around 930 awards for ban of counterfeit medicines in the Nigeria country. नाइजीरिया देश के अंदर नकली दवाइयां नहीं चलती है, क्योंकि इसकी जो सिस्टर थी इस लेडी की, डोरा की, वो नकली दवाइयों का सेवन करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने उस समय प्रण लिया कि मैं अपने देश के अंदर नकली दवाइयों को नहीं चलने दूंगी, और उनको 930 अवार्ड्स मिले। तो ऐसी अनसेफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। हम पेशेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लिनिकल ट्रायल डे के ऊपर। आप देखते हैं कि यदि आज की डेट में हमें ब्लड का सैंपल लेना होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली ये कैसे लेते हैं हम लोग, ब्लड का सैंपल लेते हैं हम लोग, नर्सिंग स्टाफ आता है और 2 से 3 बार निडल का एक एप्लीकेशन करता है और वहां पर हमें वेन प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ट्राई का स्पिट जो होता है, आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी आ गई वेन वीवर, जिसके अंदर IR लाइट्स होते हैं। वो IR लाइट जब हमारे हाथ पे थ्रो होते हैं सो वी विल फाइंड। अभी 2015 में गूगल ने एक पेटेंट फाइल किया निडल फ्री ब्लड सैंपलिंग के लिए, और वो है उनका गूगल लाइफ साइंसेस, जिसमें उन्होंने वेरली लाइफ साइंसेस डिवीजन ऑफ अल्फाबेट पेटेंट इन्होंने फाइल किया है। पेशेंट सेफ्टी में एक और चीज आती है MRI एक्सीडेंट्स। जो MRI एक्सीडेंट्स होते हैं, ये MRI एक्सीडेंट्स पर्टिकुलरली रेडियो एक्टिव जो एरिया होता है इसमें मोबाइल का प्रयोग करने, दूसरी जो प्रयोग करने पर होते हैं। पेशेंट सेफ्टी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो आता है लासा ड्रग्स का, लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स की बात होती है। मतलब जो दवाइयों को देखने पर उनके जो रैपर्स दिखेंगे एक समान दिखेंगे। तो जैसे मेडजोल का एक फेमस एग्जांपल चला था, तो लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स, और इनका जो पर्टिकुलर एक कैबिनेट होता है मेडिकल स्टोर, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में, इन लासा ड्रग्स को टॉल मेन लेटर्स के साथ में देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान केंद्र है ISMP का, इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिसिन प्रैक्टिसेस, जो इनकी लिस्ट देता है। मेडिसिन सेफ्टी या पेशेंट सेफ्टी में अगला पॉइंट आता है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है एक समय मरीज जब एक से अधिक दवाइयों का सिस्टम्स का यूज करता है, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, एलोपैथिक, इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम को इकट्ठे एक साथ जब प्रयोग में लेके आओगे तब पॉलीफार्मेसी होती है। तो इसको पर्टिकुलरली हमको क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम ऑनलाइन फार्मेसी की भी है, इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ई फार्मेसी के ऊपर है कि नकली दवाइयों का इसमें भी एक पर्टिकुलरली होता है। पेशेंट सेफ्टी में एक और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सिजेरियन जो बेबीज हो रहा है, ये जो गायनी के अंदर एक चीज आप देख रहे हो कि 50% जो डिलीवरी हो रही, 15% आउट ऑफ 100 दैट इज सिजेरियन, और भारत में लगभग ये 60% है। मतलब कि 100 में से 60 महिलाएं जब गर्भवती होती है और जब डिलीवरी होती है तो दैट सी सेक्शन हो रहा है आज की डेट में। उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं, एटियोलॉजीज हो सकती है। तो जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन होती है, यदि उन्हें दवाइयों का सेवन करना है तो 5 तरह की दवाइयों की कैटेगरी होती है, A, B, C, D और कैटेगरी X। यदि आप मोनोग्राफ दवाई देखते हैं, मोनोग्राफ दवाई नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, तो हर दवाई के ऊपर उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी लिखी होती है, ठीक है ना। तो आपको ये देख लेना है कि प्रेगनेंसी कैटेगरी के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें। पेशेंट सेफ्टी में अगली चीज आ जाती है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। मैं यहाँ वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ न्यू बॉर्न बेबी के लिए। 0 मंथ से लेके 11 मंथ के बीच में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी आती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है, सिविल हॉस्पिटल आता है या प्राइवेट गायनी क्लिनिक आती है, वहां पर जाके टीकों को लगवाना चाहिए। अगला पेशेंट सेफ्टी में आता है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक का मतलब ये होता है कि आप डेवलप्ड नेशंस में जाइए तो वहां जो ये कुछ पैक्स होते हैं, ये जो पैक्स होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चाइल्ड लॉक को घुमाने पर एक आपको प्रोसेस पता चल जाती है। दिस प्रोसेस इज ऑफ सेफ्टी ऑफ मेडिसिन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द मेडिसिन, क्योंकि छोटे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है कि वो जगह जगह जाते हैं और घर के अंदर कीन ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में दवाइयों को लेते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, खाने, तो एक चाइल्डहुड टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट सेफ्टी में बात आती है एक्सपायर दवाइयों की या उन दवाइयों की जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली। तो इसके लिए सेफ एक्सपायरी जो दवाई की हो जाती है वो देखना जरूरी है।
एज अ फार्मासिस्ट आपकी दुकान से जब कोई मरीज आपके पास पर्चा लेके पहुंचता है तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप दवाई देने से पहले, डिस्पेंस करने से पहले इस चीज को सुनिश्चित कर ले कि आपकी जो दवाई है वो एक्सपायर नहीं हुई हो। बिल्कुल। और कुछ ड्रग के सेफ डिस्पोजेबल मीडियाज होते हैं, जैसे कि फ्लश मेथड होती है और जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, लैंडफिल मेथड है, जला सकते हैं, पर ये दवाई की अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ड्रग टेक बैक इवेंट्स होते हैं जर्मनी में, इटली के अंदर मेडिसिन बॉक्सेस लगाए जाते हैं दवाई की दुकान के ऊपर, कम टेम्परेचर पे सीवियर ट्रीटमेंट, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल। ठीक है, तो हमें आज की डेट में ये देखना है कि सिरकाडियन रिदम के अनुसार दवाइयों को लेना चाहिए। 2018 का जो नोबेल प्राइज मिला वो सिरकाडियन रिदम के ऊपर मिला कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर की, ये भी तो दवाइयों का मेडिकेशन अडेरेंस भी पेशेंट सेफ्टी में आता है। फिर एक नेक्स्ट चीज आती है सिग्नल डिटेक्शन पेशेंट सेफ्टी में, कि कोई दवाई है वो नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्या उस नेगेटिव इफेक्ट को पॉजिटिव इफेक्ट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या। उदाहरण के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ मिनॉक्सिडिल की। मिनॉक्सिडिल क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है और सबसे बड़ा इसका जो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट कह सकते हो वो हिरूटिज्म। हिरूटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी। अब हम लोग अपने शरीर पर बाल कहाँ चाहते हैं, स्कैल्प के ऊपर यानी हेड के ऊपर, सिर के ऊपर, और पूरी बॉडी के ऊपर बाल रहेगा तो सोशल स्टिग्मा रहेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और यू विल फील अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। तो यहाँ जो बात देखने में आती है या सोचने में समझने में आती है कि इसको हम लोग पर्टिकुलरली इस दवाई के नेगेटिव इफेक्ट को, मिनॉक्सिडिल के नेगेटिव इफेक्ट को हम चेंज कर लेते हैं कहाँ पर, पॉजिटिव इफेक्ट में। और मिनॉक्सिडिल के मार्केट में आज की डेट में सीरा अवेलेबल है और इस सीरा को कहा जाता है पर्टिकुलरली मिनॉक्सिडिल बीटा, जो सेल्स होते हैं फॉलिक्यूल्स हेयर्स के होते हैं, इसके ऊपर इसका एप्लीकेशन कर सकते हो और यहाँ से आपके जो होता है उसके ऊपर बॉलीवुड में पिक्चर भी बन सकती है, जैसे बनी हुई है आजकल, जैसे आपने देखा होगा उजड़ा चमन, बाला इत्यादि। फिर नेक्स्ट पेशेंट सेफ्टी का प्रिंसिपल आता है, अलग अलग डोज अवेलेबल होते हैं, जैसे पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 650 mg, पैरासीटामोल 1 ग्राम में भी उपलब्ध है। तो अलग अलग कंडीशन में वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली दवाइयां देनी होती है। नेक्स्ट सिनेरियो जो आता है वो आता है आपका स्पेसिफिकली, जैसे एस्प्रिन 75 mg, 325 mg, 500 mg, अलग अलग डोजेस पे अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। यह एक सिंगल दवाई है कि मल्टीपल इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है तो डॉक्टर से पूछ के ही दवाइयों का इसमें सेवन करना जरूरी है। कुछ दवाइयों की बात कर लेता हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ सिट्रिजिन की। तो सिट्रिजिन जो है उसमें लिवोसिट्रिजिन भी उपलब्ध है मार्केट में और सिट्रिजिन भी उपलब्ध। तो जो सिट्रिजिन है, ये सिट्रिजिन पर्टिकुलरली आप ये प्रायः ये देखोगे, अपने लेवल पे देखोगे कि ये सिट्रिजिन यदि दिन में खाते हो तो नींद आती है, इसलिए उपलब्धता ये देखी गई कि दिन में आप काम करोगे, पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, बिजनेस सेक्टर में हो, तो आपका जो टोटल बिजनेस है दैट विल बी अफेक्टेड, है ना। तो उस समय बात आई कि एक लिवोसिट्रिजिन आई, जो कि एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल है फार्मेसी का, कि जो दवाई अधिक स्टेबल होगी, ठीक है, तो लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंजियोमर्स, तो लीवो इज मोर स्टेबल देन डेक्स्ट्रो। तो लीवो सिट्रिजिन दिन में ली जाती है, दिन में ली जाती है और सिट्रिजिन जो होती है वो रात में ली जाती है ताकि नींद अच्छी आए। तो इस तरह से आपको दवाइयों को देना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, सिरकाडियन रिदम कब लेना है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। और आज की डेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, तादाद में बढ़ रहा है, फार्माकोविजिलेंस आ गया, ड्रग सेफ्टी में बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में। 7 से 8 तरह के फार्माकोविजिलेंस सेटअप्स चल रहे हैं। भारत सरकार का फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया सक्सेसफुली चल रहा है और हर्बल दवाइयों के लिए हर्बोविजिलेंस है, और यूरोपियन यूनियन का ड्यूरा विजिलेंस चल रहा है। मेडिकल डिवाइसेस के लिए मटीरियो विजिलेंस, जैसे हिप इम्प्लांट्स या जो बायोनिक आर्म्स लेग्स होते हैं इसके लिए पेस मेकर्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस। इसके साथ में कॉस्मेटो विजिलेंस शुरू हो गया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। अभी कोविड के बाद में लोगों के ऊपर भी ध्यान रहेगा तो बायो विजिलेंस, वैक्सीन रिलेटेड विजिलेंस शुरू हो गया है। सो देयर आर हीमेटो विजिलेंस, हीमो विजिलेंस, तो ब्लड रिलेटेड एडीआर या ब्लड रिलेटेड जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है प्रोडक्ट्स का एट दैट टाइम। So pharmacovigilance, lot of opportunities are over there. येलो कार्ड सिस्टम यूनाइटेड किंगडम में चलता है। जैसे आपने फुटबॉल में देखा होगा कि फुटबॉल में जब कोई प्लेयर गलती करता है तो रेफरी उसको पहले येलो कार्ड दिखाता है और सेकंड टाइम गलती करने पर रेड कार्ड दिखाता है, जिसका मतलब ये होता है कि मैदान से बाहर जाने का रास्ता।
उसी तरह यदि दवाई को हम फुटबॉल के गेम से कंपेयर करें तो कोई दवाई यदि प्रथम दृष्टया यदि लगता है कि साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर रही है, उस दवाई को पर्टिकुलरली पहले येलो कार्ड दिखाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में, ये ना रॉयल ब्रिटेन सोसाइटी ऑफ ग्रेट किंग यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में। और येलो कार्ड के बाद में फिर येलो फॉर्म भरता है और इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि एक बहुत ही विकसित देश है, इस प्रोविंस में होता है ब्लैक बॉक्स वार्निंग। आई रिपीट, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, जो एक पर्टिकुलरली दवाई का एक पैकिंग होता है, ये स्ट्रिप होता है, उसके पीछे जो दवाई का डोज होता है वो काले बक्से में छपता है। तो इससे मरीज को या फिजिशियन को पता लग जाता है कि ये दवाई अंडर सर्वेलेंस है। भारत के अंदर क्या चीज चलती है, लाल कलर की पट्टी स्केड्यूल H1H में आप देखते हो तो DRX, RX, NRX, इनके ऊपर ये चीजें चलती है जो भारत सरकार को दी जाती है। जैसे एक दैनिक जीवन का उदाहरण ले लेते हैं कि जो सिगरेट चलती है, सिगरेट के ऊपर वैधानिक चेतावनी दी रहती है जैसे कि इट में कॉजेज लंग कैंसर, उस तरीके से ये दवाइयों के ऊपर होता है कि हायर डोजेस ऑफ दिस ड्रग्स में कॉजेज टॉक्सिसिटी। जैसे पैरासिटामोल का ज्यादा ऊंचा डोज लेने पर हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। So thank you for watching. This is all for patient safety on the occasion of World Clinical Trial Day. Subscribe my YouTube channel Saurabh Kose for daily updates regarding pharmacy. Thank you so much.